नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम विपिन कुमार, सहायक अध्यापक हिंदी के पद पे कार्यरत हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूजीसी नेट, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक हिंदी, उत्तराखंड पुलिस, एसआई और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जितने भी हिंदी पूछी जाती है उन सब की टॉपिक वाइज तैयारी करवाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्यंजन। आपने हमारी पहली वीडियो में देखा होगा जहां हमने वर्णमाला को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर हमने उस वीडियो में देखा। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप वो वीडियो भी मेरी देख सकते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कल हमने स्वर कंप्लीट किया था पहली वीडियो में, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा जानेंगे। ठीक है, कि व्यंजन कहते किसे हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, व्यंजन कहते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों को, जिन वर्णों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों कहते हैं उनको व्यंजन? क्योंकि वह स्वरों की सहायता से बोली जाती है, उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क मिलकर बना हुआ आदि कौधन अ से। ठीक है ना, ख मिलकर बना हुआ आदि खौधन अ से, उसी प्रकार से गौ मिलकर बना हुआ है आदि गौधन और। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, अध्ययन की दृष्टि से वैसे अलग अलग घोषकत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले जो हम साधारणतया हम पढ़ते हैं व्यंजन के प्रकार, वो मैं आपको बता दूं। जो व्यंजन को हम चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहला स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन, पहला व्यंजन आता है स्पर्शी व्यंजन। इसको स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है ना, जिन व्यंजनों को का उच्चारण करते हुए, ध्यान से देखिए दोस्तों, आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए जीभ, जो हमारी जीभ होती है वो क्या करती है, या हमारे तालु को, या हमारी मूर्धा को, या हमारे दंत को, या हमारे ओष्ठ को, वो मैंने लिखा नहीं, आदि को स्पर्श करती है। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसका उच्चारण करते हुए जो हमारी जीभ होती है या तो तालु को स्पर्श करती है या कहीं ना कहीं हमारे मुंह के किसी न किसी पार्ट को स्पर्श करती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे क वर्ग से लेकर के और प वर्ग तक के जितने भी व्यंजन आते हैं वो सब कौन व्यंजन होते हैं? वो होते हैं स्पर्शी व्यंजन। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के सभी व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क वर्ग में, हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 वर्ण, और ये होते हैं 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 व्यंजन 25। तो कितने हो गए ये? 25। ठीक है ना, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं ये? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से ये 25 व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनकी संख्या होती है 25। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको इनका उच्चारण स्थान भी बता दूं। जो हमारा ये क वर्ग वाला, पूरी क वर्ग की जो श्रृंखला होती है, इसका जो उच्चारण स्थान यहाँ पे मैंने लिखा होता है वो कंठ, कंठस्थ भी इनको हम कहते हैं। ये कंठ से हमारा इनका उच्चारण आप कोशिश कर सकते हैं। क, ख, ग, हमारे कंठ पर इसका प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंठ। कंठ से जिनका उच्चारण होता है उनको कहते हैं कंठस्थ या कंठ। ठीक है दोस्तों, अगला जो च वर्ग है हमारे, इसका उच्चारण स्थान च, छ, ज, झ,
य, च, छ, ज, झ, य। इसका उच्चारण करते हुए हमारी जो जीभ वो तालु को स्पर्श कर रही है। आप कोशिश करके देखिएगा। शुद्ध उच्चारण करते हैं च, छ, अर्थात तालु को हमारी जीभ स्पर्श कर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस वर्ग को कहते हैं तालु। ठीक है ना, तालव्य, जिसको हम तालु से स्पर्श करते हैं, इस वर्ग को कहते हैं तालव्य। ठीक है ना। अगला है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो ट वर्ग है वो क्या है, मूर्धन्य, मूर्धा को टच कर रहा है, मूर्धा, मुड़ रही है हमारी जीभ। ट, च, च में जैसे नीचे जा रहा था, तालु को स्पर्श कर रहा था, वैसे ही ट का उच्चारण ट, ठ, ड, ये क्या कर रहा है, मूर्धा, मुड़ रही है हमारी जीभ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य। अगला है दंत्य। त, थ, द, ध, न। इसका उच्चारण करते हुए हमारी जीभ धातु को टच करे, इसलिए इसको दंत्य कहते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ को प, फ, ब, भ, म, इनको कहते हैं ओष्ठ, क्योंकि इसका उच्चारण करते हुए हमारी ओंठ आपस में मिल रहे हैं। प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये क्या हुआ दोस्तों, ये आपको मैंने उच्चारण स्थान के आधार पर बता दिया। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ से, च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु से, ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से, त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत से, और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 25। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो हमारा व्यंजन का दूसरा पार्ट होगा वो होगा अंतस्थ व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन आप आशा करते हैं समझ चुके होंगे। अब अगला जो हमारा है वो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ हमें शब्द से ही स्पष्ट हो रहा, अंतस्थ। ठीक है ना। अब अगर डेफिनेशन के हिसाब से मैं बात करूं तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच में होता है, स्वर और व्यंजन के बीच की जो कड़ी होती है, ठीक है ना दोस्तों, न वो स्पर्शी में आ रहे हैं न वो स्वरों के साथ आते हैं, तो जो स्वर और मध्य के बीच आते हैं उनको कहते हैं इंतस्थ व्यंजन। और दूसरी तरीके से हम ये कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए हमें न ज्यादा बल लगाना पड़ता है, न जीभ का हमारा इधर उधर अन्य पार्ट पे, मुंह के अन्य हिस्सों पे टच होती है, वो हमारे अंदर ही अंदर जिनका हम उच्चारण स्थान कर देते हैं, हृदय से ही जो हमारे उद्गार निकलते हैं, हृदय के मध्य ही हम उनको कह पाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम कहते हैं स्वर और व्यंजन के मध्य जिनका प्रयोग किया जाता है, जो स्वर और व्यंजन के बीच होते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको हम कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या 4 होती है, जो इस प्रकार से य, र, ल, और वो हम उच्चारण करके भी देख सकते हैं य। ज्यादा हमें जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा है, और ज्यादा बिल्कुल जिस प्रकार से आ को प्रयोग करते हुए ऐसे भी नहीं करना पड़ रहा है। हल्के मध्य का बल हमें इसको लगाने के लिए, बोलने के लिए लगाना पड़ता है। य, र, ल, वो जो हृदय से जो हमारी हवा आ रही है वो बिल्कुल गले के आते आते शब्द का उच्चारण कर जा रही है, इसको, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो व्यंजन का जो तीसरा, थर्ड पार्ट है वो है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आप लिख सकते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों, ऊष्म व्यंजन का मतलब है जिन व्यंजनों को बोलने में हमें अधिक ऊष्मा, ऊष्म का मतलब ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात जिन व्यंजनों को बोलने में, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारे हृदय से या हम क्या लगाते हैं, अधिक हवा लगाते हैं, श्वास नली से अधिक हवा हमें देनी पड़ती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी होती है 4। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या 4 होती है, वो है श, श और स और ह। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या 4 होती है, स, श, श, ह। ठीक है ना, इसको हम पहले पढ़ देते हैं सलजम, सलजम। ठीक है दोस्तों, सलजम। दूसरा है षटकोण, तीसरा है सरिता। ठीक है ना, षटकोण, षटकोण, षटकोण। अब इसको मैं आपको बता दूं इसका उच्चारण कैसा होता है। जो पहली वाली स है, ठीक है ना दोस्तों, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सलजम, सलजम, तालव्य श। ठीक है ना,
तालु से इसका उच्चारण स्थान है। दूसरे षटकोण, षटकोण, जीभ हमारी क्या हो रही है, मुड़ रही है, इसलिए इसका क्या होगा, मूर्धा। और तीसरा है क्या, सरिता। बचपन में जब हम इसका उच्चारण करते हैं सरिता, तो दांतों को टच कर रहा है, सरिता सरिता सरिता, तो इसको कहते हैं दंत्य या दंत, ठीक है ना। इसलिए इन सौ को कहते हैं तालव्य सौ, षटकोण वाली सौ को सॉरी सलजम वाली सलजम, तालु नीचे की तरफ, सलजम, षटकोण ऊपर को मुड़ रही है, दंत सरिता, इसलिए इसको कहते हैं तालव्य सौ, इसको कहते हैं मूर्धन्य सौ, और इसको कहते हैं दंत सौ और हो, ठीक है दोस्तों। इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है दोस्तों। जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे श्वास नली को अधिक हवा देने की आवश्यकता होती है या अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4, 100, 100, 100, ह, ठीक है दोस्तों। अगला जो है, अगला है, यहीं पे आपको बता देता हूं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अब इसको संयुक्त व्यंजन नाम से ही दोस्तों स्पष्ट हो रहा है, इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहेंगे, इसको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बना हुआ है, अर्थात दो व्यंजनों के योग से जो व्यंजन बनता है उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने कल आपको संयुक्त स्वर बताया था, दो स्वरों के योग से जो स्वर बना हुआ उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बना हुआ है। अब वो कौन कौन से व्यंजन है जिनके योग से ये बना हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बना है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी है 4, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है, 4, ठीक है दोस्तों। जो इस प्रकार से है, आक्षा, क्षत्रिय जिसको हम बचपन में पढ़ते थे, त्र त्रिशूल बचपन में पढ़ते थे, ज्ञ ज्ञानी, और श्र श्र श्रीमान वाला श्र, ठीक है दोस्तों। ये है अक्षा त्र ज्ञ श्र, ठीक है दोस्तों। ये कौन सा है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है दोस्तों। अब ये किस किस के मेल से बने हुए हैं, किस किस के मेल से ये बने हुए, मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है ना। अक्षा बना हुआ है आदि क धन सौ, ठीक है दोस्तों। ये वाली सौ कौन सी सौ है, हमने आपको बताया कि मूर्धन्य सौ, ठीक है। त्र मिलकर बना हुआ है आदि त धन र, ज्ञ मिलकर बना हुआ है आदि ज धन य, ठीक है। और श्र मिलकर बना हुआ है, श्र मिलकर बना हुआ है आदि सौ धन र, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन। आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने कहा था स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, जो हमने बता दिया आपको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, यहाँ पे हमने बता दिया, य र ल वो, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, सौ सौ सौ, तालु मूर्धा दंते, इनको मैंने समझा दिया, ये वाली तालव्य सौ, मूर्धा सौ, दंती सौ, ठीक है। अगला जो हमने कहा था संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। अक्षा त्र ज्ञ श्र, अक्षा मिलकर बना हुआ आदि क धन श से, त्र मिलकर बना हुआ आदि त धन र से, ज्ञ मिलकर बना हुआ आदि ज धन य से, श्र मिलकर बना हुआ है आदि सौ धन र से, ठीक है। ये है दंती सौ, ठीक है ना। आदि दंती सौ प्लस र से मिलकर बना हुआ है श्र, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे व्यंजन के भाग भी पढ़ दिए हैं दोस्तों। अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एक नई चीज हिंदी में, ये संस्कृत भाषा कभी नहीं है, नई चीज हिंदी में उत्पन्न हो रही है, ड और ढ, ठीक है दोस्तों। इसको हम कहते हैं हिंदी संस्कृत में, इसको उच्छित 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 सॉरी संस्कृत में इसको कहते हैं उच्छित उच्छित व्यंजन करके हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं। ये नया नया इसका विकास
हिंदी में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है ना, ये हम इस प्रकार का हम ट ठ ड ढ में ही पढ़ते हैं, परंतु उसमें जो ट वर्ग आता है उसमें यहाँ पे बिंदी नहीं होती, यहाँ पे क्या है ये बिंदी, इसलिए इसको उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ दिया रचना के आधार पर व्यंजन के प्रकार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों, वो होगी प्राणत्व के आधार पर। ठीक है ना, अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। ठीक है ना, उसी के साथ हम पढ़ाएंगे घोषत्व के आधार पर अघोष कौन होते हैं और सघोष कौन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, तभी आपको ये वर्णमाला अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। अब जो हमारी अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष क्या है, सघोष क्या है। बिल्कुल दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जब तक हमारी अगली वीडियो बनती है तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। इससे पहले दोस्तों आप हमारी ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मैटर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।